प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। आज मैं बात करूंगा हाइग्रोमीटर के बारे में। ये है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है क्या है? तो हाइग्रोमीटर का यूज रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो हवा होती है, हवा में क्या होता है, नमी होती है, उसमें वाटर वेपर होते हैं, मॉइस्चर होती है। तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर दो टाइप्स के होते हैं, एक डिजिटल हाइग्रोमीटर होता है और एक रीलिंग हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, तो डिजिटल हाइग्रोमीटर में आपका सेंसर्स के थ्रू रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। और ये जो है रीलिंग हाइग्रोमीटर, इसमें दो थर्मामीटर लगे होते हैं, एक ड्राई बल्ब थर्मामीटर और एक वेट बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, तो जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है, इसकी सहायता से क्या होता है कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, उसमें यहाँ एयर को जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है, तो इसको बोलेंगे ड्राई बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, तो जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर का मेन काम क्या होता है, जो एयर होती है उसमें कितनी हीट है, यहाँ उसको मेजर करता है। मेन काम इसका ये होता है। और जो वेट बल्ब थर्मामीटर होता है, वेट बल्ब थर्मामीटर को हम लोग नापेंगे कैसे? तो वेट बल्ब को नापने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो वेट वाला थर्मामीटर है, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, ये कपड़ा लगा हुआ है मलमल का। तो इसको हम लोग पहले गीला करेंगे। ठीक है, तो गीला करने के बाद जब इसमें से एयर गुजरेगी जहां हमें नापना होता है उस वातावरण में, तो क्या होगा कि वहां की एयर जब इससे कांटेक्ट करेगी, एयर कभी भी वहां क्या होती है, कुछ हद तक सूखी होती है, कुछ हद तक गीली होती है। तो जब सूखी एयर इसके कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, इसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, जिसे एवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एवोपरेशन के कारण क्या होगा कि वो जो ड्राई एयर होगी, यानी कि सूखी एयर, वह क्या करेगी, इसका पानी सोखेगी, तो जिसके कारण क्या होगा, ये कपड़ा ठंडा होने लगेगा। और कपड़ा ठंडा होने की वजह से ये थर्मामीटर जो है यहाँ ठंडा होने लगेगा। तो इसे को ही वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। एक कंडीशन जब ऐसी आएगी स्टेडी, तब क्या होगा कि इसमें वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा इक्वल हो जाएगा। तो वह कंडीशन कब होगी? वो कंडीशन तब होगी जब वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे वातावरण में जहाँ जो हवा है हमारी पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, यानी कि हवा में मॉइस्चर भरा हुआ है, नमी भरी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इसका जो पारा है, थर्मामीटर का पारा, ना ही वो बढ़ेगा और ना ही वो घटेगा। ठीक है, इस कंडीशन में वो एक सामान्य अवस्था में रहेगा। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी इक्वल मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इस कंडीशन में, यानी कि जब हवा पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो। ऐसी कंडीशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको यूज करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए? तो यूज करने से पहले हमें यह चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें जो थर्मामीटर है हमें देखना चाहिए कि सही अवस्था में है या नहीं है। और यूज करने के पहले हमें इसके जो थर्मामीटर है इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या होगा, हमारे जो बॉडी है इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, थोड़ा सा मेजरिंग में एरर आ सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। और इसको डायरेक्ट हीट के कॉन्टेक्ट में लाना चाहिए। हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो इसका रेडिएशन है, रेडिएशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका, तो इसको रेडिएशन से भी बचाना है हमको। तो बात करते हैं जो रीलिंग हाइग्रोमीटर है इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ तो हैंडल है, ठीक है, ये लकड़ी का फ्रेम है और इसमें दो थर्मामीटर लगे हुए हैं। ये है ड्राई बल्ब थर्मामीटर और ये वेट बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, और ये जो नीचे साइड है ये है वाटर रिजर्वर। यहाँ से इसको खोलेंगे तो यहाँ से पानी भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वो पाइप लगा हुआ जिसके थ्रू क्या होगा कि यह हमेशा गिले रहते रहेगा। ठीक, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। बात करते हैं किस प्रकार से वर्क करता है। तो जब हमें इसका यूज करना होता है तो हाइग्रोमीटर को जहाँ पर जिस वातावरण में हमको यूज करना है या मेजर करना है, तो उस वातावरण में क्या करेंगे हम, इसको ये जो मलमल का कपड़ा है सबसे पहले इसको गीला रखेंगे। ठीक है, वाटर रिजर्वर में पानी भरेंगे और ये गीला होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद हमें इसे 200 आरपीएम की स्पीड से घुमाना है। 200 आरपीएम की स्पीड से हमें घुमाना है ताकि यहाँ वहाँ पर रीडिंग ले सके। इसे गीला करना पड़ेगा वेट बल्ब को। ठीक है, ये गीला हो गया। अब हमें वेट बल्ब रीडिंग लेना है और ड्राई बल्ब की रीडिंग लेना है। तो रीडिंग से हम लोग को ध्यान में रखना है वही पॉइंट कि हमें इसे बचाना है, अवॉइड करना है टच को। ठीक है, और रेडिएशन से बचाना, डायरेक्ट हीट के संपर्क में नहीं लाना इसे। तो रीडिंग लेते हैं इसको 200 आरपीएम के
तो वहाँ पर थोड़ा ऐसा घूमते हुए रहना चाहिए उस वर्किंग प्लेस पर, ताकि जो एयर है वो सही से कॉन्टेक्ट में आ सके अच्छी तरीके से। स्टेबल नहीं रहना। एक मिनट हो चुका है। तो रीडिंग लेने से पहले हमें सबसे पहले वेट बल्ब की रीडिंग लेना है। वेट बल्ब का रीडिंग है इसमें 26 और ड्राई बल्ब का रीडिंग है 27। शायद दिखे इस कैमरा में। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो रीडिंग लेना है वेट बल्ब की रीडिंग लेना है और उसके बाद ड्राई बल्ब की रीडिंग लेना है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने का कारण क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने का कारण है दो। पहला कारण क्या है कि जहां हम लोग काम कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर पर हमारा जो वेंटिलेशन है वो कितना सही है, यानी कि एयर कितनी ड्राई है, या इस चीज़ को मेजर करने का काम करता है। अगर एयर जितनी ज़्यादा ड्राई रहेगी तो जो मनुष्य का पसीना है उसमें सोखने की क्षमता अधिक होगी, यानी कि वह इंसानों के लिए अच्छा रहेगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो उस एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि निमोनिया हो सकता है, बुखार आ सकता है और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसीलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है कि अगर वहाँ पर ऑक्सीजन का लगातार जाते रहते प्रवाह होते रहता है, ठीक है, तो क्या होता है बस जो कार्बन है, कोयले का जो कार्बन है उससे क्रिया करके क्या बनाएगा वो CO1। इसमें क्या हो सकता है वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सब क्रिएट होते रहता है। तो और हीट भी क्रिएट होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर में CO गैस बन रही है और हीट बन रही है, तो यहाँ पता चले कि वहाँ पर नमी है। तो इस चीज का मेजर करने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए ये हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। रेगुलेशन के अनुसार जो हमारा अंडरग्राउंड माइंस में जो टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे अधिक होता है तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा उस वातावरण में काम करने के लिए। तो अंडरग्राउंड माइंस में अगर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर अधिक होता है तो उस जगह पर हमें 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से एयर को भेजना होगा, यानी कि कम से कम 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वहाँ एयर जानी चाहिए। जब वेट बल्ब टेम्परेचर का मान 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तब हमें कम से कम 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वहाँ हवा भेजनी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर होता है 100 माइनस ड्राई बल्ब का टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब का टेम्परेचर और एक इनका कांस्टेंट होता है। जो अगर आपका ड्राई बल्ब का टेम्परेचर का मान अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा 7। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है तब आपका कांस्टेंट का मान होगा 8। अगर हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है तब हमारा कांस्टेंट वैल्यू का मान होगा 9। इस प्रकार से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर का यूज करने के बाद जो ड्राई बल्ब का जो रीडिंग आया था वह है 27 डिग्री सेंटीग्रेड फर्स्ट, सेकंड आया था 28 डिग्री सेंटीग्रेड और जो थर्ड रीडिंग आई थी 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से हमें 3 रीडिंग लेना है। इस प्रकार से हमें 3 रीडिंग लेना है। फिर इसके बाद हमें एवरेज लेना है। तो इसका एवरेज आया हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर का 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसके बाद जो वेट बल्ब टेम्परेचर की जो रीडिंग आई थी वह आई थी फर्स्ट रीडिंग 26 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड आई थी 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जो थर्ड आई थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से वेट बल्ब टेम्परेचर का जो एवरेज रीडिंग आया है वह 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। अब हम इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले में रखेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर 100 माइनस ड्राई बल्ब का टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब का टेम्परेचर। यहाँ पर हमारा जो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर है 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है और हमने कहा था कि अगर ड्राई बल्ब की रीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाती है तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा वो हमारा रहेगा 7। वैल्यू पुट करने पर जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को जो डिफरेंस आया था वह है 1.4 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा 9.8, जो कि 100 में से घटाने पर आ गया 90.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार हमने रीलिंग हाइग्रोमीटर के सहायता से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ज्ञात किया है। हमें इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि हमें 3 सक्सेसिव रीडिंग लेना है और उसके बाद ही हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ज्ञात करना है और हमें सबसे पहले वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग लेना है। यह इसके मुख्य इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाय रेगुलेशन 153 के सब रेगुलेशन 4 के अनुसार टेम्परेचर को यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम से कम कितने दिनों में नापा जाना चाहिए? तो वहाँ है 30 दिनों में कम से कम एक बार नापा जाना चाहिए।
और एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमें पहले वेट बल्ब का टेम्परेचर क्यों नापते हैं। तो वेट बल्ब का टेम्परेचर इसलिए हम पहले नापते हैं क्योंकि वहाँ लगातार वाष्पीकृत होते रहता है, यानी कि ठंडा होते रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले उसी को नापा जाता है, क्योंकि वहाँ ठंडा होने के कारण क्या होगा, पारा नीचे गिरने लगेगा, यानी कि इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। इसलिए हमें सबसे पहले वेट बल्ब की रीडिंग ली जाती है। यह है इसके मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।